माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक दिमागी नक्सल शब्द का उपयोग किया है। रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा। इन दिमागी नक्सल कहा किसको जा रहा है? असल में उन लोगों को जो आपस में बात करके सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं। सरकार आलोचना और असहमति को दबाना चाहती है, उसको कुचलना चाहती है। बिल्कुल सही मायने ही यही है। जो इस तरह के कृत्य और आचरण है माननीय प्रधानमंत्री जी के, क्या ये संविधान सम्मत? ये सब शब्द असंवैधानिक है। ये प्रधानमंत्री के पद की गरिमा के खिलाफ भी है। लोगों के असहमति के जो स्वर जो है उनको दबाना चाहती है। ये सरकार जो है आरएसएस द्वारा संचालित सरकार है। इसके पीछे आरएसएस है। ईडी, सीबीआई, एनआईए, जितनी भी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, चुनाव आयोग, सब तोते हैं सरकार के। सरकार की हाँ में हाँ मिलाते हैं। ये दिमाग की जो नक्सल जो है, ये कौन सी रिपोर्ट है? किस रिपोर्ट के आधार पे आप करोगे दिमाग की? प्रमाण नहीं है। ये ही असंवैधानिक बात है। ये संविधान समिति में है ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर गाली देना कौन सी संवैधानिक बात है? ये संविधान को लगातार कत्ल कर रहे हैं, संविधान का एक के बाद एक। नक्सल शब्द है ना, इस पर आपका निजी मत क्या है? नक्सल विचारधारा के पर आपकी इसमें आस्था है? आपको इसको सही मानते हैं? नक्सलवाद जो है भारतीय धर्म में ठीक नहीं है। मैं सहमत क्यों नहीं हूँ, उसका कारण है हथियारबंद जो है ना, किसके खिलाफ लड़ोगे आप? हम अपने देश के लोग हैं, क्या आप उनसे हथियारों से बात करोगे? इस तरीके से नहीं हो सकता। आपको संघर्ष करना है, आपको अपनी बात लेकर के आनी है। अपने जो पीसफुल, जो हमारी संविधान के द्वारा दिया गया तरीका है, उसके माध्यम से आपको संघर्ष करना। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम बातचीत करेंगे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस के अवसर पर राष्ट्र के नाम संबोधन के बारे में। भारत के प्रधानमंत्री का स्वतंत्रता दिवस पर संबोधन एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वह सत्ता की दिशा तय करता है और एक प्रकार से देश के लिए दिशा निर्देश होता है। उनके संबोधन से पता चलता है कि सरकार की क्या प्राथमिकताएं हैं और नागरिकों के प्रति क्या उनका कर्तव्य बोध है। अब भारत के प्रधानमंत्री ने एक ऐसे वाक्य का इस्तेमाल किया जिस पर विभिन्न मंचों पर, विभिन्न जगहों पर एक चर्चा परिचर्चा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक दिमागी नक्सल शब्द का उपयोग किया है और दिमागी नक्सल आज विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी को भी कहा जा रहा है और यह शब्द मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के ऊपर चस्पाया जा रहा है। उन लोगों को भी दिमागी नक्सल कहा जा रहा है जो लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं, जो गरीब मजदूर किसान की रोजी रोटी के लिए आवाजें उठाते हैं। आज हर किसी को दिमागी नक्सल कहकर टारगेट किया जा रहा है। यह दिमागी नक्सल की उत्पत्ति क्या है, क्या होता है नक्सल, और सबसे बढ़कर भारत के प्रधानमंत्री के संबोधन में यह शब्द कहां से आया है? क्योंकि पूरे देश के अंदर विभिन्न बुद्धिजीवी वर्ग इसकी बहुत मुखर आलोचना कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं कि इस प्रकार की टर्म का उपयोग करना क्या संविधान के सबसे जिम्मेवारी पर पद पर बैठे व्यक्ति के लिए शोभा देता है? इसके क्या मायने हैं? विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करी है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम के राष्ट्रीय महासचिव श्री एम.ए. बेबी जी ने इसकी कड़ी निंदा की है। उन्होंने बताया है कि ये जो दिमागी नक्सल शब्द की आड़ में सरकार हर तरह के लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और धर्मनिरपेक्ष ताकतों को कुचलने के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल करेगी और भी बहुत से खतरे इसके हमारे सामने हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, इसी संदर्भ में पूरे परिप्रेक्ष्य के साथ इसको समझने के लिए एडवोकेट राजविंदर चंदी जी हमारे बीच मौजूद हैं, जो पूरे नक्सल मूवमेंट की भी एक वैचारिक समझ रखते हैं और मौजूदा सत्ता की नीतियों को भी बड़ी बारीक और गहराई से देखते हैं और वो एक संविधान के भी विशेष जानकार हैं। उनसे इस पूरे घटनाक्रम की गहराई समझते हैं और इसके अंदर छिपे हुए व्यापक निहितार्थों को भी समझते हैं। इस शब्द से किसको खतरा है? क्या सरकार अपनी किसी डरी हुई भावना को छुपाना चाहती है? इन्हीं सब मसलों पर बात करेंगे, इन्हीं बिंदुओं पर। तो आज हम आपको पेश करते हैं आदरणीय राजविंदर चंदी जी के साथ किए जा रहे संवाद को। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपका चैनल पर स्वागत है सर। धन्यवाद। तो सर, जैसा कि आपने अभी बातचीत शुरू करते हुए सुना, जो दिमागी नक्सल शब्द प्रधानमंत्री जी ने उपयोग किया है,
ये वाकई में क्या है? प्रधानमंत्री जी किसको दिमागी नक्सल कह रहे हैं और दिमागी नक्सल की उनकी परिभाषा में क्या क्या आता है? देखिए, जो नक्सल शब्द जो है ना, ये अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो नक्सलबाड़ी से निकला है। नक्सलबाड़ी एक जगह का नाम है बंगाल के अंदर। यहाँ पे चारू मजूमदार जो है उसके जो मतलब एक तरह से उसकी लाइन लेने वाले लोग जो हथियारबंद क्रांति की बात करते हैं, नक्सलवाद उससे आया हुआ है। अब ये जो हमारी 2014 के बाद मोदी जी की सरकार आई, इसने जो जितना भी देश के अंदर, ये आप ये सरकार कह सकते हैं, ये कारपोरेट की सरकार है। कारपोरेट की ये ऐसी सरकार है जिसका गठजोड़ है सांप्रदायिकता के साथ। और ये जो है नए शब्द गढ़ती है, जैसे पिछले दिनों ने अर्बन नक्सल शब्द गढ़ा था कि शहरों के अंदर रहने वाले लोग जो हैं उनको अपमानित करने वाला ये शब्द अर्बन नक्सल। अब इन्होंने दिमागी नक्सल एक नया शब्द और उसके साथ अराजकता की बात की कि अराजकता करवाना चाहते हैं। असलियत क्या है कि देश के अंदर जो सरकारें जो उसकी नीतियां होती हैं, उनकी नीतियों का अंधे तरीके से अनुसरण हो, उसके लिए उनको क्या चाहिए? दिमागी गुलाम चाहिए। और दिमागी गुलाम क्या करता है? वो अंधे तरीके से उनकी नीतियों को, बातों को फॉलो करता है। अगर अराजकता को देखें आप एक मिनट में थोड़ा सा हटके, जितनी अराजकता इस सरकार के दौर में हुई कभी नहीं हुई। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे जो इस देश में मॉब लिंचिंग्स कितनी हुई है आपके सामने। सांप्रदायिकता की, धर्म की ये आड़ दे करके सांप्रदायिकता का एक नंगा नाच जो है वो लगातार हो रहा है। वहां की अराजकता की बात ये नहीं करेंगे प्रधानमंत्री। ये किस अराजकता की बात करते हैं? जैसे जब सरकार नीतियां लागू करती है तो वो नीतियां लागू करते वक्त किसी समाज के हिस्से को नुकसान होता होगा। किसानों के संबंध में जब नीतियां लागू करेगी कारपोरेट को फायदा लेने के लिए, तो किसानों को नुकसान है, तो किसान अपनी मांगों के लिए आएंगे। किसानों को क्या कहा गया जब वो दिल्ली गए? आतंकवादी, नक्सलवादी, चाइना प्रस्त, पाकिस्तान प्रस्त। ये शब्दावली मीडिया के माध्यम से, या ये कहो कि एक अंधभक्तों की एक टोली जो है, ट्रोलिंग टाइप जो है, वहां से लेकर के आई। मजदूर जो है लगातार, जो मजदूर पिस रहा है, जो किसान पिस रहा है, जो लगातार जो है ऐसे ऐसे वादे किए गए कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल। नौकरियां मिली। शिक्षा का कितना बड़ा भट्ठा जो है संस्कृति के नाम से इन्होंने बिठाया। नई शिक्षा नीति के माध्यम से क्या किया जा रहा है? एक तो प्राइवेट किया जा रहा है शिक्षा को, दूसरा जो है ना उसके अंदर की हम इसको भारतीय बनाएंगे। क्या भारतीय बनाएंगे? शिक्षा का मतलब जो ना कोई मतलब ऐसी चीज होती है, मान लो किसी चीज की खोज हुई है, वो खोज यूरोप में हुई, क्या उसका जो है रिसर्च जो है ना बंद कर दोगे? भारतीय के नाम से करोगे आप? क्या साइंस के लिए मतलब युवा की बाउंड्रियां तय करेंगी? साइंस का जो विषय जो है जब वो प्रगति करता है, टेक्निकल कोई विषय जो है वो प्रगति करता है, क्या वो देश की सीमाएं देखेगा? ऐसे ही जो विचार जो हैं, विचार क्या है? विचार तो आदमी के साथ चलता है ना। जैसे समय आगे बढ़ता है, द्वंद्व जो है, द्वंद्व हर चीज में द्वंद्व है, तो विचार आगे बढ़ता है ना। ये बातें तो आपकी दुरुस्त है जी, लेकिन ये प्रधानमंत्री के संबोधन में दिमागी नक्सल शब्द आने के पीछे की पृष्ठभूमि क्या है? पृष्ठभूमि यही है कि हमारे देश में जो वादे इस सरकार ने किए उनकी वादा खिलाफी कर रही है। नोटबंदी की आपके सामने हुई। नोटबंदी से फायदा हुआ देश को या नुकसान हुआ? जीएसटी में 100 से ज्यादा बदलाव किए जा चुके हैं अभी तक। इंडिया का क्या दुनिया का एक ऐसा कानून है जिसके बहुत छोटे समय में बहुत ज्यादा बदलाव? जीएसटी एक ऐसा कानून है देश का जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी थी हमारे देश की, उसको तोड़ के रख दिया जीएसटी ने। लोगों को जो वादे किए हैं, वादे नहीं पूरे कर पा रहे।
आपका जो कहने का इशारा है कि वो जो एक जन आक्रोश को दबाने के लिए ये शब्दावलियां इजाद की जा रही हैं। वादे पूरे नहीं कर पा रहे। हाँ। अब लोगों में रोष है, लोग बात करते हैं। हमारा संविधान जो है ना, संविधान के अंदर असहमति जो है वो अधिकार है, वो हमारा फंडामेंटल राइट है। असहमति हमारे को आर्टिकल 19 से 21 जो है स्वतंत्रता का अधिकार जो है, उसके अंदर अपनी बात जो है पीसफुल तरीके से कहने का अधिकार है। क्या आप दिमागी नक्सल कहोगे? कोई आदमी सरकार की किसी बात की आलोचना करे, सरकार के किसी काम की आलोचना करे, पेपर लीक हुआ, क्या पेपर लीक को, मोदी जी के पेपर लीक जो हुआ उसको जो है नतमस्तक हो जाए उसके लिए? पेपर लीक हो रहा उसके ऊपर सवाल ना करें? रोजगार नहीं मिल रहा, स्वास्थ्य नहीं मिल रहा, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, टीचर नहीं है स्कूल के अंदर, स्कूल बंद किए जा रहे, सवाल ना करें? तो सवाल जो पैदा करना है उसी को वो दिमागी नक्सल करें। अब देखिए नालसर यूनिवर्सिटी का आपके सामने अभी बंगलौर की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, वो भी उनके फेवर में आ गई। अब नालसर यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स जो है ना, उन्होंने ये बात की, तो ये दिमागी मतलब नक्सल है क्या? दिमागी नक्सल कहा किसको जा रहा है? असल में ये कहा जा रहा है उन लोगों को जो आपस में बात करके सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं। मतलब सरकार आलोचना और असहमति को दबाना चाहती है, उसको कुचलना चाहती है। बिल्कुल सही मायने ही यही है कि लोग जो हैं, जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, प्रोग्रेसिव शक्तियां हैं देश के अंदर, मजदूरों के संगठन है, किसानों के संगठन है, वामपंथी शक्तियां देश के अंदर, बुद्धिजीवी हिस्सा है इस देश का, कि आप हमारी बात को, उसकी आलोचना मत करो, हमारे साथ असहमति मत रखो। सिर्फ और सिर्फ सरकार यहां खड़ी है, उसको दिमागी गुलाम चाहिए, उनको भगत चाहिए जो उनका अंधे तरीके से फॉलो करते रहें। कैसे करते रहेंगे लोग? कैसे हो सकता है? लेकिन जो इस तरह के कृत्य और आचरण है माननीय प्रधानमंत्री जी के, क्या ये संविधान सम्मत है? भारतीय संविधान क्या कहता है इस प्रसंग में कि एक जिम्मेदारी के पद, सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस तरह की शब्दावली का उपयोग करना संविधान सम्मत है? ये सब शब्द असंवैधानिक है। अच्छा। और लाल किले की प्राचीर से ऐसे शब्द देना शोभा नहीं देता। ये प्रधानमंत्री के पद की गरिमा के खिलाफ भी है। क्या उनके पास कोई रिपोर्ट है ऐसी कि ये दिमागी नक्सल है? जब अर्बन नक्सल का सवाल आरटीआई में पूछा गया कि अर्बन नक्सल क्या है, टुकड़े टुकड़े गैंग क्या है, बताओ, इनके पास कोई जवाब नहीं है। तब कोई जवाब नहीं इनके पास। कहां से रिपोर्ट आई? प्रधानमंत्री किस तरीके से लाल किले की प्राचीर से तो अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना होता है कि सरकार ने की ये जो उपलब्धियां हैं, सरकार ने ये किया। सरकार हर मोर्चे पर लगातार फेल हो रही है। सरकार जो जितने भी सत्ता के जो स्रोत जो हैं, उनके माध्यम से लोगों को कब्जा के रखना चाहती है, लोगों को दबा के रखना चाहती है, लोगों के असहमति के जो स्वर जो है उनको दबाना चाहती है। ये तो आपने बताइए, आप थोड़ा ये नहीं देख रहे विपक्ष को जो डील करने का तरीका है सत्ता पक्ष का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, पक्ष के सत्ता पक्ष के सदन के लीडर का, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का, आप विपक्ष के नेता को भी अर्बन नक्सल कह रहे हो, या उनके मतलब एक प्रकार से छोटी बातों को व्यंग्यात्मक मीम बना रहे हो, और हर ढंग से विपक्ष को कटघरे में खड़ा करना जिसमें कोई तथ्य नहीं, कोई तर्क नहीं, मतलब विपक्ष पर आक्रामक और हमलावर रहना है, और मीडिया, मुख्यधारा का मीडिया भी विपक्ष के पीछे उनका मखौल बनाने पर छोड़ देना, और एक ढंग से मतलब चुने हुए जनप्रतिनिधियों को भी इस तरह की चरमपंथी शब्दावली का उपयोग करके विपक्ष के प्रति जो आचरण है सत्ता पक्ष और माननीय प्रधानमंत्री का, ये संविधान की रोशनी में क्या है, क्या उसकी संगति में है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे बतौर एडवोकेट? देखिए, ये ना, इसको समझने की जरूरत है। विचारों का संघर्ष है समाज में, विचारधाराएं ही काम करती है, और हमारा संविधान जो है वो अल्पमत की भी इजाजत देता है। विचारों के संघर्ष में जो ये सरकार जो है, ये आरएसएस द्वारा संचालित सरकार है, इसके पीछे आरएसएस है। आरएसएस की जो सांप्रदायिक राजनीति जो है उसका, और कारपोरेट की पैसा लूट की जो संस्कृति जो है,
या राजनीति जो है उसका एक गठजोड़ है। ये सारे शब्द असंवैधानिक हैं, इनको सब पता है, ये सब चीजें सब बातें असंवैधानिक है। मतलब ये जानबूझ के किया जा रहा है। ये किया इसलिए जा रहा है कि सत्ता किसके पास है? उनके पास है। सत्ता के जितने स्रोत हैं वो उनके पास हैं। आज के दिन सारी जो चेक एंड बैलेंस की जितनी भी मशीनरी जो है उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है। ईडी, सीबीआई, एनआईए, जितनी भी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, चुनाव आयोग, सब तोते हैं सरकार के। सरकार की हाँ में हाँ मिलाते हैं। जैसे जो ना सरकार को कहीं जिताने के लिए काम करना पड़ता है इनको, इस तरीके से होता है। अभी बंगाल के अंदर ईडी कैसे छापे मारती थी, चुनाव आयोग जो ना वोटें काट रहा था। मतलब वो सारा तंत्र जो है लगाया हुआ है, और ये तंत्र जो है इनको बचा नहीं पाएगा। आप जो है ऐसी शब्दावलियां की जो आलोचना आप देखिए सोशल मीडिया पे जाकर किस तरीके से हो रही है, फॉरन के अखबार आलोचना कर रहे हैं कि आप ये बताइए, आप प्रधानमंत्री हो देश के, मुखिया हो देश के, आपके पास पूरे का पूरा जो ना सिस्टम है, उस सिस्टम में दिमाग की जो नक्सल जो है, ये कौन सी रिपोर्ट, किस ने दी हुई रिपोर्ट है, किस रिपोर्ट के आधार पे आप करोगे दिमाग की नक्सल? मतलब कोई तथ्य और तर्क और कोई प्रमाण नहीं है। प्रमाण नहीं है। ये ही असंवैधानिक बात है। ये संविधान संहिता में है ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। इनकी बातें संवैधानिक बातें है ही नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर गाली देना कौन सी संवैधानिक बात है? उस आदमी को क्या किया जाना चाहिए था? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा तुरंत जो है बर्खास्त किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए था। उसकी जो मतलब मेंबरशिप थी वो छीनी जानी चाहिए या नहीं छीनी जानी चाहिए? भाजपा सांसद ऐसा असंसदीय शब्द जो है वो पार्लियामेंट के अंदर बोल रहा है, संसद के अंदर असंसदीय शब्द बोल रहा है। असंसदीय शब्द की किसी को इजाजत नहीं है, उसका प्रिविलेज नहीं मिल सकता, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया जाना चाहिए था। एक दूसरे एमपी को बोल रहा है वो। तो इसलिए इनका जो पूरे का पूरा जो है कि ये संविधान को कुछ नहीं समझते। ये संविधान को लगातार कत्ल कर रहे हैं, संविधान का एक के बाद एक। और समाज में या सरकार में जितने भी सत्ता के जो सोर्स जो हैं, सत्ता की जो शक्तियां जो हैं, जैसे ईडी के डायरेक्टर जो है संजय मिश्रा जो थे पहले, उनको कितना लंबी मतलब जो ना दिया गया, मतलब अभी जो है एक्सटेंशन दी गई, और अभी राहुल नवीन को दे दिया कल परसों। अपने चहेते लाओ और उनको बिठाओ और उनके माध्यम से पूरे का पूरा उन तोतों के माध्यम से पक्ष को ऊपर छोड़ दो, जो लोग बात करें उनके ऊपर छोड़ दो। मतलब पेल्ट गन जो है, मतलब यूएनओ की मतलब जो है ना उनके प्रस्तावों के खिलाफ प्रोटेस्टर के ऊपर पेल्ट गन नहीं यूज हो सकती। आरटीआई के अंदर रिपोर्टें मिली हैं कि 2 हॉस्पिटलों से रिपोर्टें मिली हैं कि 10 लोगों के ऊपर पेल्ट गन के मतलब जो है वो लगे हैं। ये जंतर मंतर पर विद्यार्थियों को पेल्ट गन यूज की गई, उनके ऊपर चीजें सारी की सारी। पेल्ट गन प्रोटेस्टर्स के ऊपर, इस तरीके के प्रोटेस्टर के ऊपर नहीं प्रयोग हो सकती। सबसे पहले जो है कि अगर जो आंदोलनकारी हैं, प्रोटेस्टर्स जो हैं, वो कहीं ना कहीं मतलब उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, सबसे पहले क्या आएगा? वाटर कैनन से आएंगी। वाटर कैनन से आप कंट्रोल करने को, आपका मकसद कंट्रोल करना है ना, फिर जो है ना हल्का फुल्का लाठीचार्ज, जो फोर्स की एक सीमा तक की इजाजतें हैं, ये आएंगी ना, छोटी छोटी चीजें। पत्थर कौन मार सकता है? क्या एसपी को पत्थर मारने की इजाजत है? उनके अंदर जिस तरीके का पत्थर मारा जा रहा है, ये सारे का सारा जो इस समय पे जो जितने भी सत्ता के केंद्र हैं वहां आरएसएस के प्रचारक बैठे हैं, एसबी भी प्रचारक हैं, डीसी भी प्रचारक हैं, ये सारे के सारे जो उनकी बात करें। आपका कहना यह है कि एक विशेष संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के कार्यकर्ताओं को विभिन्न संवैधानिक पदों पर या संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर एक शक्ति बनाकर उनको वहां फिट किया जा रहा है? बिल्कुल वही तो है। प्रधानमंत्री जी जो भाषा बोलते हैं, ये भाषा संवैधानिक भाषा है नहीं, संसदीय भाषा नहीं है। ये उनके पद को शोभा देने की बात तो दूर हम बात करें, ये भाषा ही जो है मतलब असंसदीय भाषा है। असंसदीय भाषा जो है उस भाषा की इजाजत नहीं दी जा सकती। यहां पर रूल ऑफ लॉ, संविधान का शासन है इस देश के अंदर। अच्छा, आप बार बार आरएसएस की बात कर रहे हो जी, मतलब आरएसएस से क्या खतरा है भारतीय संविधान को? आरएसएस के स्वयंसेवक प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बन गए और पदों पर बैठ गए, और मतलब देश को क्या खतरा है आरएसएस से? संविधान को आरएसएस मानती ही नहीं है। अच्छा, कहने के लिए उनके कई मुखौटे हैं, किसी से वो कुछ करवाएगी, किसी से कुछ करवाएगी, किसी से कुछ करवाएगी। आपने देखा ही होगा, अलग अलग जगह से वो अलग अलग बातें करवाती है आरएसएस। आरएसएस का एक मुंह नहीं है। कोई कहेगा संविधान को हम मानते हैं, कोई कहेगा संविधान को हम नहीं मानते।
आरएसएस एक जगह से नहीं बोलती, वो 20 लोग हैं उसके बुलाने वाले, वो किसी कभी किसी के माध्यम से कुछ करते हैं, किसी के माध्यम से कुछ करती है। तो जो आरएसएस एक ऐसा संगठन जो है, जो विचारधारा एक, जो इस देश में जितनी भी माइनॉरिटी है, तो आरएसएस जो है कि ये जो इनका जो विचार जो है ना, विचार ही विदेशी है। ये मुसोलिनी, हिटलर, उनके न्यायी हैं ये उनके जो सिद्धांत जो हैं, प्योर नस्ल, जिस तरीके की ये बातें करते हैं ना, कि मतलब जो है कि माइनॉरिटी के ऊपर जिस तरीके से यूरोप के अंदर मुसोलिनी और हिटलर ने जो हमले किए, मतलब ये पूरा फांसीवादी कार्यक्रम है। इनकी तो निक्कर भी वहां से आई थी, अब इन्होंने पैंट बनाई है। लेकिन जो इनका विचार जो है ना, वो तो पैंट जो यहाँ से जो विचार चला, वो विचार तो वही रहेगा ना, विचार तो नहीं बदल सकता। पैंट पहन ले या निक्कर पहन ले। हिटलर और मुसोलिनी की नफरत का भारतीय संस्करण है। बिल्कुल भारतीय संस्करण है ये, उसी का मतलब बच्चा एक तरह से। अच्छा, तो सर एक अंतिम सवाल और संवाद का, जो नक्सल शब्द की उत्पत्ति भी हुई, नक्सलवाड़ी एक विद्रोह की बात करी, जिनको अति वामपंथी, चरम वामपंथी या कम्युनिस्ट आतंकवाद जैसे शब्द भी कहे जाते, ये जो नक्सलवाड़ी का जो विचार भी है अस्तित्व में, इसके बारे में आपका क्या मत है भाई? ये जो नक्सलवाड़ी का एक विचार है, अब ये बहुत से लोगों को नक्सलवाड़ी नक्सल कह के टारगेट करेंगे, उसके झंडे का रंग भी वही लाल झंडा वो यूज करते हैं, जो एक संसदीय और संगठित वामपंथ का भी है, या अलग अलग मार्क्सिस्ट बुद्धिजीवी भी वो आइकन इस्तेमाल करते हैं। आपका क्या मानना है, जो ये नक्सलवाड़ी और नक्सल शब्द है ना, इस पर आपका निजी मत क्या है नक्सल विचारधारा के प्रति? क्या आपकी इसमें आस्था है, आपको इसको सही मानते हैं? देखिए, नक्सलवाद जो है ये भारतीय संदर्भ में ठीक नहीं है। आप इसे सहमत नहीं हो नक्सल विचारधारा लाइन से? सहमत नहीं इससे। मैं सहमत क्यों नहीं हूँ, उसका कारण है कि जो हथियारबंद जो है ना, किसके खिलाफ लड़ोगे आप? अपने देश के लोग हैं, क्या आप उनसे हथियारों से बात करोगे? इस तरीके से नहीं हो सकता। आपको संघर्ष करना है, आपको अपनी बात लेकर के आनी है, अपने मतलब तरीका है जो पीसफुल, जो हमारे संविधान के द्वारा दिया गया तरीका है, उसके माध्यम से आपको संघर्ष करना है, संवैधानिक तरीके से और जन आंदोलनों से लड़ो। आंदोलनों से आप जो है ना, अपना जो है ना, आप अपना विचार रखो, विचार के खिलाफ अपना विचार से बात करो। लड़ा मतलब आंदोलन बुलेट से नहीं, थॉट से हो, विचार से हो। विचार से हो। ये भगत सिंह ने कहा कि विचारों की शान पे आती है क्रांति, क्रांति की धार विचारों की शान पे तेज होती है। वो जो है ना, ऐसे नहीं मतलब होता ना कि जो ये जिस तरीके से ये बात करते हैं ना, वो ठीक नहीं। अच्छा, इसलिए ये जो शब्दावली ये विकसित कर रहे हैं ना, ये शब्दावली बड़ी खतरनाक शब्दावली है, ये देश विरोधी भी है, ये संविधान विरोधी भी शब्दावली जो है। ऐसी शब्दावली के माध्यम से, ऐसी शब्दावली के द्वारा ये इशारा है ना। इसमें एक सवाल तो और भी है, जैसे जी इसी से जुड़ा बिल्कुल, जो नक्सली ग्रुप्स में चले भी गए, क्या भारतीय सत्ता का, भारतीय शासक का, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री का ये फर्ज नहीं बनता उनको बुलाकर संवाद करके, उनसे बातचीत करके मुख्य धारा में लेके आए? बिल्कुल होता है और करते भी हैं, ऐसा भी नहीं है कि होता रहा है हमारे देश में। हाँ, बहुत लंबे समय से होता रहा है, और वो प्रयास हमेशा रहने चाहिए। किसी आदमी की जान की कीमत तो बहुत बड़ी कीमत होती है, उसको ऐसे ही उसकी जान ले ली जानी चाहिए, उसको पूरे प्रयासों से उसके अंदर मेन धारा के अंदर शामिल करना चाहिए। आप बंदूक के अंतिम बात जो है ना, मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं, आप ये बंदूक के आतंक का विरोध करते, चाहे वो सत्ता चलाए, चाहे वो को नक्सलवादी चलाए, वो गलत है, हथियारबंद गोलियां मारना। बिल्कुल। 2022 में जो हमारी आईपीसी थी, अब वो बीएनएस हो गया है, धाराओं को ऊपर नीचे किया गया है, कुछ नई चीजें जोड़ी गई हैं, तो कुछ उसको ड्रैकोनियन तानाशाही पूर्ण बनाने की कोशिश की गई है। तो 124A धारा होती थी जिसमें सडिशन, देशद्रोह, राजद्रोह की बात करते थे। अब वो ट्रीजन के अंदर बदल गया, 124A को 152 बीएनएस में लेकर के आई है। अब उसमें राष्ट्रीय एकता, अखंडता, ऐसे शब्द जो हैं, ये भाषा वही भाषा है। यहां से जो है किसी को भी पकड़ो और जेल में ठोक दो। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसको बंद करो, ये नहीं लग सकता ऐसे। तो इस तरीके से जो मतलब ये ना, सरकार कहीं ना कहीं उसके मंसूबे ठीक नहीं है, और वो प्रधानमंत्री ने लाल किले से रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन ये चल नहीं पाएगा।
तो आपने सुने राजविंदर चंद जी के विचार। उन्होंने बिल्कुल बेबाकी और वैज्ञानिक ढंग से एक परत दर परत हमें बताया है कि दिमागी नक्सल शब्द के पीछे सत्ता का कितना खतरनाक षड्यंत्र छुपा हुआ है। कल आप जब आपका दरवाज़ा खटखटाया जाएगा और आप दरवाज़ा खोलेंगे तो आपको बाहर पुलिस उठाने आ सकती है कि आप दिमागी नक्सल हो। ऐसे कौन से पैरामीटर होंगे किसी के दिमाग के अंदर आप थॉट को नापेंगे? ये लोगों को डराने की, नागरिकों पे अत्याचार करने की एक नई नई परिभाषाएं गढ़ी जा रही हैं। इसलिए इस पूरे मुद्दे को समझें, चिंतन मनन करें, सोचें और विचारें। दर्शकों का भी शुक्रिया, वो कमेंट सेक्शन में जाकर अपना प्रतिक्रिया जरूर दें।